नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा और आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी मध्य प्रदेश जुडिशरी में पूछे जा चुके हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 14,999 रुपीज़ में, जिसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 38,000 है। आप इसका बेनिफिट अब उठा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर लीगल क्विजेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्या कहता है जी, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट द सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। देखिए भाई, हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पार्डनिंग पावर है। आप अपने कमेंट में यहाँ पर बताते रहें कि क्या इसका राइट आंसर है। राइट, सो पार्डनिंग पावर्स हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहाँ पर प्रेसिडेंट को ये पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं। सो आर्टिकल 71, 72, 58 एंड 74, ये चार ऑप्शंस हैं। हम सब जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि 72। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट के पास 5 तरह की पार्डनिंग पावर्स रहती हैं: पार्डन, रिप्रीव, रिमिट, रिस्पाइट एंड कम्यूट। एक अलग से वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। पार्डन का मतलब क्या होता है? देखिए, पार्डन का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट ने आपको पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया, आपका ऊपर जो आरोप लगा हुआ था वो भी यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह से रिप्रीव, रिमिट, रिस्पाइट एंड कम्यूट रहती हैं। अब ये जो यहाँ पर पार्डनिंग पावर्स होती हैं ये प्रेसिडेंट कब एक्सरसाइज करते हैं? तो देखने को मिलता है कि जब कभी एक व्यक्ति को यहाँ पर सज़ा मिली हो किसी ऐसे कानून के तहत विच इज़ अ यूनियन लॉ, यानी कि ऐसा कानून जो कि इस पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो, या फिर 7th शेड्यूल की जो लिस्ट 1 है, यानी कि जो सेंटर लिस्ट है, उसके तहत बनाए गए कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को सज़ा मिलती है तब यहाँ पे प्रेसिडेंट पार्डन करते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को कोर्ट मार्शल के थ्रू यहाँ पर सज़ा मिली हो तब यहाँ पर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर काम में आती हैं। या फिर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिली हुई हो किसी भी कानून के तहत, तो यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर काम में आती हैं। एक चीज़ और यहाँ पर हमें जो देखने वाली है वो ये कि इसका पर्पज़ क्या है। देखिए भाई, प्रेसिडेंट को आपने पार्डनिंग पावर्स जो दी हैं उसका पर्पज़ है ये कि क्योंकि जुडिशरी भी जो है अगेन किसके द्वारा चलाई जा रही है, इंसानों के द्वारा चलाई जा रही है, और इंसान कभी भी गलती कर सकता है। ये प्रिजम्पशन है कि इवन जुडिशरी कैन कमिट मिस्टेक्स। हमें देखने को मिलता भी है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी ही जजमेंट्स को वापस ओवरटर्न कर देती है। इसका मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट को आज जो जजमेंट सही लग रही है हो सकता है आज से 10 साल बाद वो जजमेंट सही ना लगे। ऐसे में कहीं पर जुडिशरी से कोई गलती हो जाए और उस केस में किसी की जान ना चली जाए या किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो जाए, इसलिए आखिरी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो प्रेसिडेंट के हाथ में छोड़ा गया है कि वो भी यहाँ पर किसी व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं। आप देखिए होता क्या है जनरली, यहाँ पर आप ये क्रम देख रहे होंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सेशंस कोर्ट ने यहाँ सज़ा दी, हाई कोर्ट में अपील गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील गई, खारिज हो गई। उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में ही, फिर क्यूरेटिव पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में डलती है। जब ये सब खत्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर मर्सी पिटीशन जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, और मर्सी पिटीशन के ऊपर प्रेसिडेंट यहाँ पर फैसला लेकर उस व्यक्ति को या तो कम्प्लीटली माफ़ कर सकते हैं, या फिर उसकी सज़ा को बदल सकते हैं, या फिर उसका नेचर बदल सकते हैं, या सज़ा का अमाउंट घटा सकते हैं। इस तरह से ये सभी पार्डनिंग पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है जी, हु डिसाइड्स अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मध्य प्रदेश में कई बार पूछा जा चुका है कि जब यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाए तो वहाँ पर कौन डिसाइड करता है उस मामले को? ए, इलेक्शन कमीशन, बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी, पार्लियामेंट एंड डी, सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस। हम सब जानते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, आपने कमेंट बॉक्स में लिख ही दिया हो गया होगा। क्या है? डी ऑप्शन इसका, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि ऐसे कोई भी मामले में जहां पर कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं। 71 का जो क्लॉज 1 है उसमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर बताया गया है कि ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन शैल बी
फाइनल। सो अगेन आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड। देखिए भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वी ऑल नो कि ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी। सवाल ये उठता है कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कब लाया गया। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। पहला है 26 जनवरी 1950 सिंस द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन जैसे कि हमने कहा कि पहला ऑप्शन यही हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से ही थी, हमने कहा कि नहीं थी। दूसरा ऑप्शन क्या है, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, और सेक्शन यहाँ पर जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर इंसर्ट किया गया। एंड तीसरा क्या है, 46th अमेंडमेंट एक्ट 2002। एंड चौथा क्या है, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 12। यहाँ पर ये दोनों सेक्शंस हैं, इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे पूछा गया है। सो इन दोनों में से किसके तहत यहाँ पर इंसर्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के भी जो आगे जो एक्ट आते हैं, अमेंडमेंट एक्ट भी आता है, उसमें भी फर्दर यहाँ पे सेक्शन 11 या सेक्शन 12 इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन गया। सो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर कई बार एमपी में पूछ लिया जाता है। तो एक्चुअल में जो है वो बी इज़ दी राइट ऑप्शन। दोनों में 42nd अमेंडमेंट तो है, लेकिन जो उसमें सेक्शन है वो भी आगे पूछ लिया जाता है कई बार, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो अगेन कौन सा है आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4A इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, क्या ये एनफोर्सेबल हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप बताएं मुझे कि क्या ये एनफोर्सेबल हैं। आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एनफोर्सेबल नहीं हैं इन कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि अगर ये एनफोर्सेबल बना दी गई तो सबसे पहली बात तो जनता अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है हमारी कि सभी इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लागू कर फॉलो करते ही हों। सभी नहीं करते हैं, हम सब देखते हैं कि सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम फॉलो नहीं करते हैं, करना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर अभी इन्हें हमने इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ बना दिया, जो कि एक्चुअल सजेशन भी थी कि बनाना चाहिए, तो क्या होगा, हमारे जो कोर्ट्स हैं वो और ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएंगे, विच इज़ नॉट अफोर्डेबल, राइट। सो अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट द राइट्स सिक्योर्ड बाय। देखिए भाई, जब 352 में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, उसके बाद 359 का इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी एनफोर्समेंट के ऊपर लगाम लगा सकते हैं, उनके एनफोर्समेंट को यहाँ पर रोक सकते हैं। लेकिन 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि 359 में ही बता दिए गए हैं, जिनकी एनफोर्समेंट के ऊपर यहाँ पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है A 19 and 20, B 20 and 21, C 21 and 22 and D 19, 20 and 21। इसका जो राइट ऑप्शन है आपने गेस कर लिया होगा, क्या है राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। अब क्या कहता है आर्टिकल 359, देख लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कॉन्फर्ड बाय पार्ट 3 ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखिए भाई, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, इनका हनन होता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हो या फिर हाई कोर्ट का रुख कर सकते हो। 32 में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, 226 में कहाँ चले जाते हो, हाई कोर्ट चले जाते हो। अब अगर आपके फंडामेंटल, अगर यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लग गई, आपको यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी के साथ साथ एक और प्रोक्लेमेशन दे दी गई 359 के तहत, जिसमें कह दिया गया कि जब तक नेशनल इमरजेंसी फोर्स में रहेगी तब तक ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, लेट्स से 14, 15, 16, 17, देन 25, 26, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं एनफोर्सेबल नहीं होंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स तो बने रहेंगे, लेकिन आप इनके जब हनन होगा कभी, तो इनके एनफोर्समेंट को लेकर आप कोर्ट ऑफ लॉ यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख नहीं कर सकते। केवल 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। कौन से, 20 एंड 21। इन दोनों की एनफोर्समेंट के ऊपर रोक नहीं लगाई जा सकती जब कभी यहां पर नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन हो अंडर आर्टिकल 352। अब 20 एंड 21 क्या कहता है,
20 यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या बात करता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। यहाँ पर कहता है कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन। यानी कि अगर आज कोई एक्ट क्राइम है तभी मुझे उसके लिए सज़ा मिल सकती है। अगर मान लीजिए आज एक एक्ट है, मान लो आज जो है रेड लाइट तोड़ना एक क्राइम ऑलरेडी कानून के द्वारा बनाया हुआ है और मैं अगर रेड लाइट तोड़ता हूं तो मुझे सज़ा मिल सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई एक्ट आज की डेट में किसी कानून के द्वारा एक यहाँ पर क्राइम डिक्लेयर नहीं किया गया है और मैं उस एक्ट को करता हूं तो कल आप उस एक्ट को क्राइम डिक्लेयर करके मुझे आज के लिए सज़ा नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज अपने घर में खड़ी गाड़ी में हॉर्न बजाना एक क्राइम नहीं है। सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि कल इसको डिक्लेयर कर दे कि कोई भी अगर अपने घर में खड़ी गाड़ी पे हॉर्न बजाएगा तो वो क्राइम होगा और मुझे आज के इस काम के लिए कल या 5 साल बाद सज़ा नहीं दे सकती। तो इसको बोलते हैं क्या कि सरकार क्रिमिनल केसेस में या क्रिमिनल लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकती। पहली बात आर्टिकल 20 में कही गई। दूसरा क्या है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पर जो सज़ा, यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि मान लो एक व्यक्ति ने यहाँ पर जो कि कर्मचारी है, चाहे सरकारी है चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी है, एक व्यक्ति ने यहाँ पर कोई गलत काम कर दिया, लेट्स से करप्शन कर दी एक सरकारी कर्मचारी ने। अब क्योंकि उसने करप्शन कर दी तो यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उसे कोर्ट ने सज़ा दे दी। एट द सेम टाइम उसके डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के बाद यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और उसे जॉब से निकाल दिया। लेट्स अज्यूम, अब क्या ये 2 सज़ाएं मानी जाएंगी? क्या उस व्यक्ति को जॉब से निकालना और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सज़ा मिलना ये 2 सज़ाएं मानी जाएंगी? तो जवाब है नहीं। यहाँ पर 2 सज़ाएं देने के ऊपर जो रोक लगी है वो जुडिशियल सिस्टम के ऊपर लगी है, यानी कि कोर्ट या ट्राइब्यूनल यहाँ पर उस व्यक्ति को 2 बार एक ही गुनाह के लिए सज़ा नहीं दे सकते। हाँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस कंपनी का वो पार्ट था वो अलग से यहाँ पर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात कहता है जी, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब किसी व्यक्ति को आप यहाँ पर मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ यहाँ पर जो है क्या बोले गवाही दे या सबूत दे। आप उसे कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ यहाँ पर गवाही दे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल 20 में कही गई हैं। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बहुत ही वाइड आर्टिकल है। यहाँ पर क्या कहा गया कि क्या कहते हैं जी, पढ़ लेते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब मेनका गांधी केस के बाद तो यहाँ पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ क्या हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी यहाँ पर जुड़ चुका है। यानी कि अगर सरकार किसी की ज़िंदगी ले रही है या फिर किसी को यहाँ पर उसकी आज़ादी छीन रही है तो वो अपनी मनमर्जी से नहीं छीन सकती है। यहाँ पर प्रॉपर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए कि पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बना हुआ हो और वो जो कानून है वो ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि उसमें जो कानून में प्रोसीजर बताया गया है वो सही होना चाहिए। नेचुरल राइट से वो जो प्रोसीजर है वो मैच खाता हुआ होना चाहिए। सो ये 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन जिनको यहाँ पर जिनकी इन्फोर्समेंट को नहीं हटाया जा सकता इवन व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इन फोर्स, राइट। सो नेक्स्ट, व्हेन 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट डिफर रिगार्डिंग अ बिल अ डेडलॉक इज रिजॉल्व्ड बाय। जब 2 हाउसेस यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा के बीच में कोई डेडलॉक आ जाए किसी बिल को लेकर तो ऐसे में उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? पहला है अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस। यहाँ पर दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर उसको डेडलॉक को ख़त्म करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उसको ख़त्म करेंगे या फिर स्पेशल कमेटी का गठन करेंगे उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए। इसका जो जवाब है हम सब जानते हैं कि इसका जवाब है जो है वो पहला ऑप्शन है, यानी कि ए। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी 2 हाउसेस के बीच में एक बिल को लेकर यहाँ पर कोई डेड लॉक बन जाता है तो ऐसे केस में जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बुलाई जाती है। उस जॉइंट सिटिंग में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो प्रिसाइड करते हैं उस जॉइंट सिटिंग को। मान लो लोकसभा के स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करेंगे
और इस पूरी जो जॉइंट सिटिंग होगी इसमें सभी एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी हैं मिलकर बैठेंगे, वोट करेंगे और इस मामले के ऊपर अंतिम फैसला लेंगे। सो आर्टिकल 108 यहाँ पर हमें देखना ज़रूरी हो जाता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पर जो है जॉइंट सेशन बुलाते हैं दोनों हाउसेस का। डेडलॉक कैसे होता है? डेडलॉक की जो पहली कंडीशन है कि मान लीजिए एक हाउस से बिल पास हुआ, ऑर्डिनरी बिल है, एक हाउस से पास हुआ, दूसरे हाउस में गया, वहाँ पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, या फिर अब रिजेक्ट हो गया तो क्या हो गया? डेडलॉक हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? दोनों हाउसेस यहाँ पर जो हैं अमेंडमेंट्स पे डिसएग्री कर रहे हैं। मान लीजिए एक हाउस से बिल पास हुआ, लेट से लोकसभा से पास होकर राज्यसभा गया, राज्यसभा ने यहाँ पर कुछ सुझाव दिए, कुछ अमेंडमेंट्स कही और वो अमेंडमेंट्स के साथ लोकसभा में बिल वापस भेज दिया। लोकसभा वाले कहते हैं जी हमें ये अमेंडमेंट पसंद नहीं है। अब क्या हो गया? दोनों में क्या हो गया? टकराव हो गया। या फिर तीसरी बात ये कि लोकसभा से बिल पास होकर राज्यसभा गया, राज्यसभा ने 6 महीने तक उसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं दिया। इन तीनों सिचुएशंस में क्या हो जाता है? डेडलॉक हो जाता है और इस डेडलॉक को सुलझाने के लिए जॉइंट जो सिटिंग है वो बुलाई जाती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अमंग बिलो विच केस इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 4 केसेस हैं भाई, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस दिन हमें करने का मौका मिला ना, मजा आ जाएगा। पहला क्या है? शंकरी प्रसाद सिंह देओ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड चौथा है जी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इनमें से 4 केसेस में से कौन सा ऐसा केस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के जुड़ी हुई बात नहीं करता, उससे कुछ अलग बात करता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो 3 केसेस हैं, सज्जन सिंह या फिर शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह एंड गोलकनाथ, इन तीनों को हम सीक्वेंस में ही देख लेते हैं। शंकरी प्रसाद में क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो पार्लियामेंट है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड करने की यहाँ पर पावर है, यानी कि वो चाहे फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे डीपीएसपी हैं, चाहे कोई भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे अमेंड कर सकते हैं। सज्जन सिंह में भी इसी बात को वैलिड ठहराया गया, यानी कि सज्जन सिंह में भी शंकरी प्रसाद वाली जो जजमेंट थी उसे अपहोल्ड किया गया। गोलकनाथ में यहाँ पर कुछ और कह दिया गया। 67 का केस है, 1967 का। क्या कहा गया कि भाई जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। ऑलराइट, सो इस तरह से हम ये पूरी सिचुएशन देखते हैं। फिर हम अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस देखते हैं। फिर यहाँ पर हम केशवानंद भारती केस देखते हैं जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। सो ये जब हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ते हैं ना, उस समय हम ये सारे केसेस को पढ़ते हैं। हाँ, मेनका गांधी का जो केस है ये आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 21 1978 का ये केस है। अगेन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि मेनका गांधी जी यहाँ से कहीं पे फॉरेन जाना चाहती थी, एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया जाता है। व्हेन शी आस्क्स कि भाई मुझे क्यों रोका गया, तो कोई उनको जवाब नहीं दिया जाता है एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। उन्होंने कहा कि जी मेरी पर्सनल लिबर्टी छीन लिया आपने, लेकिन किस कानून के तहत, कोई प्रोसीजर तो दिखाओ। ये जो प्रोसीजर है उसके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, जिसके तहत इनकी पर्सनल लिबर्टी यानी कि इनकी जो आज़ादी थी वो छीनी गई। वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की हम बात करते हैं आर्टिकल 21 में, जिसके तहत गवर्नमेंट आपकी लाइफ या लिबर्टी छीन सकती है, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी होना चाहिए। यानी कि वो जो प्रोसीजर जिसके तहत आपने किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी या फिर लाइफ छीनी है, वो जो प्रोसीजर है वो केवल प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही नहीं होना चाहिए। यानी कि केवल ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने वो कानून बना दिया। वो प्रोसीजर इसके साथ साथ उसमें ड्यू भी होना चाहिए वो प्रोसीजर, यानी कि फेयर एंड जस्ट भी होना चाहिए। नेचुरल लॉ जो राइट्स हैं या नेचुरल लॉज हैं उनके सिनोनिमस भी होना चाहिए वो प्रोसीजर। सो उससे जुड़ा हुआ ये पूरा केस रहा। अगेन किसी दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन क्या है? डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द quorum एट इट्स मीटिंग्स। यानी कि कितने कम से कम लोग हमें चाहिए एक quorum के लिए जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है, यानी कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है वो मिनिमम कितने लोग उसके जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तभी वो शुरू हो सकती है। तो उसका जो जवाब है सी, हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल जब तक नहीं प्रेजेंट होंगे तब तक वो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है नहीं शुरू हो सकती। ये जीएसटी काउंसिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ है 279A क्लॉज 7 में, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन वुड नॉट अप्लाई इन ऑल द केसेस ऑफ मर्जर इफ नॉट लेस देन डैश ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी कंसर्न्ड हैव अग्रीड टू सच मर्जर। देखिए भाई, हमें देखने को मिलता है कि शेड्यूल 10 में
यहाँ पर डिफेक्शन की बात की गई है। बताया गया है कि कब एक व्यक्ति, अगर एक एमपी या एमएलए डिसक्वालीफाई हो जाएगा उस हाउस से जिसका वो मेंबर है, यानी कि क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होने पर डिसक्वालिफिकेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति जो कि ए पार्टी की टिकट से चुनकर आया, उसने पार्लियामेंट में आने के बाद चुन के आने के बाद यहाँ पर अपनी पार्टी बदल के भी कर ली, ऐसे में वो क्या हो गया, डिफेक्शन हो गई, यहाँ पर वो डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। इसी तरह से एक नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा में, उसने 6 महीने बीत जाने के बाद अपनी पार्टी यहाँ पर कोई या तो नई पार्टी चुन ली या फिर पार्टी जो ऑलरेडी उसने चूज़ की थी विद इन 6 मंथ्स ऑफ नॉमिनेशन टू राज्यसभा, वो पार्टी चेंज कर ली। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो ये शेड्यूल 10 के अराउंड ये सारा मामला घूमता है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि भाई अगर सम पर्टिकुलर नंबर ऑफ अ पार्टी मेंबर्स अग्री टू मर्ज विद अदर पार्टी, देन ये डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में नहीं आएगा। वही आपसे पूछा है, A 1/4, B 1/3, C half एंड D 2/3। अगेन इसका राइट आंसर है D। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है शेड्यूल 10 में कि भाई अगर एक पार्टी के, लेट्स से 2 पार्टी हैं A और B, A पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, मान लो 2 पार्टी हैं पार्लियामेंट में A और B, अब A पार्टी के लेट्स एज्यूम यहाँ पर जो टोटल मेंबर्स हैं, लेट्स एज्यूम 9 मेंबर्स हैं और B पार्टी में लेट्स से 100 मेंबर्स हैं। अब A पार्टी के जो 9 मेंबर्स थे उनमें से 2/3, कम से कम 2/3 यानी कि कितना हो गया, 6 मेंबर्स जो हैं वो B पार्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो एज्यूम हो जाएगा कि पूरी की पूरी पार्टी A जो है वो B में मर्ज हो गई। ऐसे में जो ये 6 मेंबर्स इधर से इधर आ रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर शेड्यूल 10 कहता है। स्टेटमेंट, अगेन अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली रिलेट्स टू द डॉक्ट्राइन ऑफ A doctrine of pith and substance, B doctrine of implied power, C doctrine of severability and D doctrine of colorable legislation। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन है, अगेन क्या कहता है, जो कि ऐसा काम जो सही सीधे तरीके से नहीं किया जा सकता, वैसे काम को आप घुमाकर भी नहीं कर सकते। होता क्या है कि देखिए, संविधान में सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी की पावर्स को लिमिट कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। पार्लियामेंट को कह दिया गया कि आप शेड्यूल 7 की लिस्ट 1 में, यानी कि जो सेंट्रल लिस्ट में जो दिए गए जो लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं पे कानून बनाओगे, या फिर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाओगे। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स को कह दिया गया, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कह दिया गया कि आप केवल और केवल 2 लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकते हो, एक स्टेट लिस्ट, दूसरा क्या है, कंकरेंट लिस्ट। लेकिन कई बार ये लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट वाले स्टेट लिस्ट के कानूनों की जो लिस्ट होती है उसको यहाँ पर उसके ऊपर कानून बनाने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली नहीं, घुमाकर। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन लेकर आए और उसमें कहा कि जो आपको डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर करने से मना कर दिया गया है उसको आप घुमाकर भी नहीं कर सकते हो। दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन या डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। सो ये केसीजी नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का 1953 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी बात समझाई। कहा कि भाई जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उसे आप इनडायरेक्टली करने का भी अधिकार नहीं रखते हो, यानी कि आप घुमा फिरा कर उस सब्जेक्ट के ऊपर कानून नहीं बना सकते हो जिसके ऊपर आपको कानून डायरेक्टली कानून बनाने की पावर नहीं मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं जी। हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वेरी सिंपल क्वेश्चन। 10, 12, 14 और 16 ये 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में पूछा गया कितने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो स्केड्यूल्स हैं कितने हैं? ऑप्शन बी यानी कि 12 हैं। देखिए ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें 8 स्केड्यूल थे, 4 जो हैं वो बाद में ऐड हुए। पहला स्केड्यूल जो 9वां स्केड्यूल था जो ऐड हुआ वो तो 1951 में ही यहाँ पर ऐड हो गया, हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट अमेंडमेंट आई 1951 में, जहाँ पर 9th स्केड्यूल में वो सभी कानून डाले जाएंगे जो कि जुडिशियल स्क्रूटनी से परे रखे जाएंगे, यानी कि जिसमें जुडिशरी अपनी स्क्रूटनी नहीं कर सकती, पहला। फिर 10th क्या आया अभी जिसके ऊपर हमने बात की, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ आया जो कि 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड हुआ। एंड 11th एंड 12th वी ऑल नो 1992 में इन्हें ऐड किया गया 73 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अगेन
पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल बॉडीज़ के ऊपर ये दोनों शेड्यूल जो है बात करते हैं। आगे, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन हाई कोर्ट। ये स्टेटमेंट बतानी है कि सही है या गलत है। वन ओनली इन सम कंडीशन सही है या फिर बोथ हैव सेम ज्यूरिसडिक्शन। आप बताओ भाई कि जो हाई कोर्ट है, देखिए भाई रिट दोनों के पास इशू करने की पावर है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सवाल ये उठता है कि भाई किसकी जो पावर है रिट ज्यूरिसडिक्शन की वो वाइडर है, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की। जवाब तो इसका जो है वो है कि ये स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर होती है देन सुप्रीम कोर्ट। कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। देखिए भाई, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्हें आर्टिकल 32 में रिट इशू करने की इजाज़त मिली हुई है, लेकिन वो कब रिट इशू कर सकते हैं? जब एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, केवल और केवल तभी रिट इशू की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में रिट इशू करने की पावर मिली हुई है। और हाई कोर्ट कब रिट इशू कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? दो केसेस में, जब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तब भी, या फिर एनी अदर पर्पस। अब ये जो एनी अदर पर्पस शब्द जोड़ दिया गया ना, ये काफी वाइडर ज्यूरिसडिक्शन देता है हाई कोर्ट को। सो एनी अदर पर्पस का मतलब क्या हो गया? अदर लीगल राइट्स के केस में भी हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकते हैं। यानी कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा, कोई और यहाँ पर कानून में जो आपको अधिकार मिला हुआ है उसका हनन हो रहा है। हाई कोर्ट के पास आप जाओगे, आप आर्टिकल 226 में, तो वहाँ पर हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट आपको रिट इशू कर सकते हैं। सो इन दोनों में अगर हम रिलेशन समझें तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट इशू करने की जो पावर है वो फंडामेंटल राइट्स तक ही है, लेकिन हाई कोर्ट की जो पावर है वो फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर लीगल राइट्स में भी आ जाती है। ठीक है जी, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टर्म जस्टिस इन आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड डी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब देखिए भाई, अगर आप लोगों को डीपीएसपीस याद नहीं है फिर भी प्रियम्बल तो याद होगा। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में, वहीं से आइडिया लेना है। और देखिए भाई, प्रियम्बल में एस्पिरेशंस दी गई हैं कि हम एक ऐसी अपने देश को ऐसा देखना चाहते हैं जहां पर तीनों तरह का न्याय मिले, जस्टिस मिले, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और वो आर्टिकल 38 में भी आर्टिकुलेट कर दिया गया, और जहां पर कहा गया कि भाई आर्टिकल 38(1) में द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, social, economic and political shall inform all the institutions of national life। So basically आर्टिकल 38 में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए सरकार को ये हिदायत दी गई है आर्टिकल 38 के क्लॉज 1 में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनी लॉ मेड बाय द स्टेट विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट कॉन्फर्ड बाय द पार्ट 3 शैल बी। हमारे को यहाँ पर क्या कहा गया? हमें यहाँ पे कहा गया कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ऐसा कानून बनाती है या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कानून बनाती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनका हनन करते हैं, ऐसे कानून के साथ क्या हशर होगा? पहला, दिस काइंड ऑफ लॉ शैल बी वॉइडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। दूसरा, वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। तीसरा, ऑल ऑफ द अबव। एंड चौथा, नन ऑफ द अबव। देखिए भाई, कोई ऐसा कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है उसके साथ क्या होगा? वो आर्टिकल 13 में यहाँ पर हमें बताया गया, 13 में, आर्टिकल 13 में बताया गया है, 13 क्लॉज 1 एंड 13 क्लॉज 2 में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो वॉइड एब इनिशियो होगा। देखिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या बात करता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बात करता है कि कोई भी कानून जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, यानी कि जो संविधान के बनने से पहले कानून बना हुआ हो, वो वॉइड होगा अगर वो संविधान के दायरे से बाहर जाता हो। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है कि कोई भी कानून जो कि संविधान के बनने के बाद बनेगा वो वॉइड होगा अगर वो संविधान के दायरे से बाहर जाता हो, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो। बेसिकली इसका मतलब यही है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है कि जी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो ऑलरेडी हैं अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करेंगे तो वो वॉइड होंगे। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज 13 क्लॉज 2 कहता है कि अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फंडामेंटल राइट्स के दायरे से बाहर जाएंगे तो वो क्या होंगे?
वॉइड होंगे। अब ये वॉइड शब्द जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस आ चुकी है। हम डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेरेबिलिटी पढ़ते हैं। अब डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स जो है वो 13 क्लॉज 1 के तहत यहाँ पर लागू होती है एंड सेवेरेबिलिटी जो है वो 13 क्लॉज 2 के तहत यहाँ पे लागू होती है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, वैसे तो समय कम है लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या कहती है? कहती है जी ऐसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं वो इनएप्लीकेबल बना दिए जाएंगे, वो कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर दिए जाएंगे, उन्हें इनएप्लीकेबल बना दिया जाएगा, यानी कि वो लागू नहीं होंगे। कब तक के लिए? जब तक के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर दिया जाता कभी फ्यूचर में, और इन दोनों के बीच में यानी कि फंडामेंटल राइट्स और उस कानून के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक कानून है, लॉ है, इसका सेक्शन 1, 2, 3, 4 4 सेक्शन है, उसमें से जो सेक्शन 3 है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इसका सेक्शन 3 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए खिलाफ जाता है। ऐसे में इसको एक्लिप्स कर दिया जाएगा, यानी कि इसे इनएप्लीकेबल बना दिया जाएगा। मान लीजिए आज से 50 साल बाद फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया गया। अमेंड करने के बाद ये जो सेक्शन 3 है इस कानून का, अब ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं बोलता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जिसके खिलाफ बोलते ही थे ये वो फंडामेंटल राइट ही खत्म हो गया मान लो। तो क्या होगा, इस सेक्शन को दोबारा एप्लीकेबल बना दिया जाएगा। इसे कहा गया है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवेरेबिलिटी जो है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के बारे में बात करता है। कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद के कानून हैं, ऐसे कानूनों में अगर कोई सेक्शन यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा तो उस सेक्शन को वॉइड एब इनिशियो, यानी कि शुरुआत से ही उसे वॉइड यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा। सो इन दोनों डॉक्ट्राइन्स को कभी हम ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस? आर्टिकल 19, 21, 25, 29। सो अगेन आर्टिकल 21 जो है ये यहाँ पर बात करता है राइट टू मैरी। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि राइट टू लाइफ जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग लॉज में या अलग अलग केसेस में बहुत ही वाइड कॉनोटेशन दे रखी है। ऑलराइट, सो आर्टिकल 21 जो है इसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है बहुत ही वाइड कॉनोटेशन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है। अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम घंटों बात कर सकते हैं, अलग से वीडियोस बनाएंगे। 15 क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर नो सच राइट इज इन एग्जिस्टेंस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम सब जानते हैं कि भाई ये शुरुआत में तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब फंडामेंटल राइट था, लेकिन आज की डेट में ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सो द ऑप्शन बी इज राइट। अब हमें सबको देखने को मिलता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 का, जब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। सो ये सारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगेन 300A में आज की डेट में ये पार्ट जो है पड़ा है। सो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे लेडीज एंड जेंटलमैन। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। स्टडी हार्ड। थैंक यू।